स्वागत है आपका इस लेक्चर में। तो ये दूसरा लेक्चर है कैलेंडर्स प्रॉब्लम का। तो इसका जो पहला लेक्चर था करंट कैलेंडर प्रॉब्लम्स का, उसमें मैंने जेलर्स रूल डिस्कस किया था। तो ये लेक्चर मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन दिस डेट, 4 जनवरी 2000। तो इस क्वेश्चन को मैं ज़ेलर्स रूल से ही सॉल्व करूंगा। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मूला था वो ये था कि हम a प्लस 13 टाइम्स b प्लस 1 डिवाइड बाय 5, और इसकी फ्लोर वैल्यू प्लस c प्लस c/4, इसकी फ्लोर वैल्यू प्लस d/4 फ्लोर वैल्यू प्लस 5 टाइम्स d, मतलब कि ये वाला नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। और इस सारे नंबर को हम मॉडुलो 7 कैलकुलेट करेंगे। ठीक। और इसको अगर हम एच से डिनोट करते हैं, तो ये जो एच आएगा वो 0 या फिर 1 या 2, 3, 4, 5, 6 तक जाते हुए, मीन्स अप टू 6, मतलब एच की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1, 2, 3, 4 अप टू 6, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। ठीक। तो ये जो मेथड है ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं इस सॉल्यूशन में, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो लेक्चर एक बार ध्यान से देखें। ठीक है जी। तो बेसिकली इस यहाँ पे हमारे पास चार कांस्टेंट्स चाहिए हमें, ए, बी, सी और डी। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो ए होता है ये हमारा डे ऑफ द मंथ होता है। ये जो ए, ये डे ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे डे ऑफ मंथ कितना है? 4। तो इसी वजह से ए की वैल्यू कितनी है? 4। और जो बी है ये मंथ होता है, मंथ का कोड होता है। और यहाँ पे मंथ का कोड 13 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनवरी है। ठीक। और अगर फेब्रवरी होता तो 14, और अगर मार्च होता तो 3, अप्रैल होता तो 4, इसी तरह चलते हुए। ठीक। और इसमें अब हम जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमारा मंथ जनवरी या फरवरी होगा तो हम पिछले साल पे चले जाएंगे, इसीलिए यहां पे लिखा है टेक प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे ईयर हमारा कौन सा है? 2000। तो अब हम पर चले जाएंगे पिछले साल पे, 1999 में। ठीक है जी। तो ये सब बातें मैंने, जितने भी पॉइंट्स है ये मैंने पहले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक। तो अब हमारा जो सी होता है वो हमारे जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं, या मींस ये वाले होंगे। बेसिकली ये ईयर ऑफ द सेंचुरी, ये 99 ईयर ऑफ द सेंचुरी होता है। तो सी इज 99, और डी की वैल्यू 19 जो हमारी सेंचुरी होती है। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। तो इसमें जैसे कि अगर हमारे पास ईयर होता है 1997, तो सी की वैल्यू कितनी आती? 97। तो ये सी हमारा 97 होता। और डी हमारा क्या होता है? डी होता 90। ठीक है जी। इसी तरह मान लीजिए अगर हमारा जो ईयर है वो 2007 है, 2007, तो हमारे सी की वैल्यू क्या होती? 7। सी की वैल्यू 7, और डी की वैल्यू 20। ठीक है जी। सॉरी, स्मॉल डी। ठीक, इसकी वैल्यू 20 होती। तो अब हम ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज अगर पुट करें तो देखें, ए प्लस 13 टाइम्स बी प्लस 1, प्लस सी प्लस c/4 फ्लोर वैल्यू, प्लस d/4 फ्लोर वैल्यू, और 5 × 19, 5 × d मॉडुलो 7। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। और इसके बाद अगर हम आगे कैलकुलेशंस करें तो हमारे पास यहाँ पे 182/5 जिसकी फ्लोर वैल्यू 36 है, 99/4 इसकी फ्लोर वैल्यू 24 है, और 19/4 इसकी फ्लोर वैल्यू 4 है। ठीक। तो 19 × 5, 95। तो 262, ये पूरा नंबर 262 आ जाएगा। और अगर इसको मॉडुलो 7 कैलकुलेट करें तो 3 आएगा। ठीक है जी। तो क्यों 3 आएगा? क्योंकि 262 इसको अगर 7 से डिवाइड करें, ठीक, तो इसमें 7 × 3 21, 52।
ठीक, और 7 7 द 49, और रिमाइंडर कितना आया, 3। इसी वजह से 262 मॉडलो 7 कितना होता है, 3 होता है। तो हमारी जो एच की वैल्यू वो कितनी आई, 3। तो जैसा कि जेलर्स रूल, मैं एक बार रूल का नाम लिख देता हूं। तो जेलर्स रूल, ठीक। तो इसके मुताबिक अगर जीरो, हम एच की वैल्यू 0 आए तो वो हमारा सैटरडे होगा, ठीक है जी। 1 आए तो वो हमारा संडे होगा, और अगर 2 आए तो वो हमारा मंडे होगा, और क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हमारा यहाँ पे ट्यूसडे, ठीक। तो इसका मतलब जो हमें गिवन डेट दे रखी है, 4 जनवरी 2000, 4 जनवरी 2000, ये वाली डेट, इस दिन हमारे पास कौन सा दिन था, ट्यूसडे का दिन था, ठीक है जी। तो एक बार मैं फिर से आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रूल को, जेलस रूल को, अगर आप एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जो पहला लेक्चर है वो जरूर देखें, ठीक है जी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ऑड डेज का होता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अगर अगर आज अगर मंडे है तो 61 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। तो ये जो 61 है, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें, ठीक है जी, तो 7 × 8 56, और बचे ये 5, ठीक। तो ये 61, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 7 + 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 61 डेज में 8 कंप्लीट हफ्ते होंगे। 61 डेज में 8 फुल फुल कंप्लीट हफ्ते या वीक्स होंगे, और उसके बाद 5 और दिन होंगे, ठीक है जी। और ये जो 5 और दिन या एक्स्ट्रा दिन है, इन्हीं को हम ऑड डेज बोलते हैं, इन्हीं को हम ऑड डेज बोलते हैं, ठीक। तो अगर आज मंडे है, ठीक है जी, तो आज से 7 दिन बाद, एग्जैक्टली आफ्टर से 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, ठीक, तो वो फिर से मंडे आएगा, ठीक। उसके नेक्स्ट 7 डेज के बाद फिर से मंडे आएगा, उसके नेक्स्ट डेज के बाद, 7 डेज के बाद मंडे आएगा। मतलब कि जब हमारे 8 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे, 56 डेज, जब हमारे 8 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे या 56 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो तब भी मंडे ही होगा, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आज मंडे है, डेट हमारी आज 4th डेट है, तो 11 डेट को, ठीक है जी, 11 डेट को भी मंडे होगा, फिर 18 को भी मंडे होगा, फिर 25 को भी मंडे होगा, तो इसी तरह चलते हुए। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा 5 डेज और डेज हैं, ये डिसाइड करेंगे कि 61 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। तो ये जो 5 डेज हैं, 5 ऑड डेज, ये जो 5 ऑड डेज हैं, इनको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है जी। तो क्योंकि हमारा 56 डेज के बाद फिर से मंडे आएगा, तो उसके बाद जो 57th डे होगा, 57th डे, वहां पे उस दिन ट्यूसडे होगा। फिर ये 58th डे होगा, ठीक, तो यहाँ पे वेंसडे होगा। फिर ये 59th डे होगा, इस दिन थर्सडे होगा। ये 60th डे होगा, इस दिन फ्राइडे होगा। और ये 61 डे, ठीक है जी, इस दिन हमारा सैटरडे हो, ठीक। तो ये कंसेप्ट है ऑड डेज का, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगी सैटरडे होगी, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मार्च 2005 को अगर मंडे था, तो 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन था। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये कि इस क्वेश्चन को आप ज़ेलर्स रूल की हेल्प से करने की कोशिश मत करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका आंसर गलत आए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस डे दे रखा है, ये एक रेफरेंस डे दे रखा है, और हमने जो आंसर निकालना है वो इस रेफरेंस डे के अकॉर्डिंग ही निकालना है। अब रेफरेंस डे में जो हमारे पास दिन है, मंडे, हो सकता है कि ये एग्जैक्ट डे ना हो। कहने का मतलब कि कोई जरूरी नहीं है
कि 6 मार्च 2005 को सच में ही मंडे था। ये कोई जरूरी नहीं है कि 6 मार्च 2005 को मंडे था, सच में मंडे था। ये जस्ट एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए रेफरेंस दे रखा है। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे 6 मार्च 2004 इसको आप जेलर्स रूल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे तो हो सकता है, काफी हाई चांसेस हैं कि आपका आंसर गलत आए। ठीक है जी। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि 6 मार्च 2004 को जो दिन था, वट एवर दिन, जो भी दिन था, वो हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है जी। एक्स। तो ये एक्स संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मतलब कि हफ्ते में से कोई एक दिन हो सकता है। अब 6 मार्च के बाद हम 7 मार्च 2004 से अगर स्टार्ट करें, 7 मार्च 2004 से स्टार्ट करें और हम 6 मार्च 2005 तक जाएं, 6 मार्च 2005 तक जाएं। ठीक। तो हम 7 मार्च को फर्स्ट डे काउंट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट डे होगा। फिर 8 मार्च ये सेकंड डे होगा, 9 मार्च थर्ड डे होगा। चलते हुए 6 मार्च 2005 तक टोटल कितने दिन हो जाएंगे? टोटल हमारे 365 डेज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक साल में क्यों हमारे पास 365 डेज होते हैं, तो यहाँ पे वो 365 डेज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये जो 365 है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 7 × 52 + 1। तो ये एक्चुअल में जो 7 × 52 है, ये 364 ही है। तो इसका मतलब कि 365 डेज में 52 कंप्लीट वीक्स होंगे। ठीक है जी। 364 दिन में 52 पूरे के पूरे वीक्स होंगे। और ये जो एक एक्स्ट्रा डे होगा, ये एक एक्स्ट्रा डे ऑड डे होगा। तो कहने का मतलब कि हमारे पास जब हम 364 डेज, अब 364 डेज पे हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे 5 मार्च, आफ्टर 364 डेज। आफ्टर 360 मतलब कि 6 मार्च के बाद। 6 मार्च को काउंट नहीं करना है, 7 मार्च से स्टार्ट करेंगे। तो 7 मार्च से स्टार्ट करते हुए, ठीक, अगर हम 364 डेज काउंट करें तो हम पहुंच जाएंगे 5 मार्च 2005। ठीक। तो क्योंकि 52 कंप्लीट हफ्ते हैं, तो इसका मतलब 5 मार्च 2005 को भी हमारे पास सेम डे ही होगा। तो इसका मतलब 5 मार्च 2005 को भी हमारा जो दिन होगा वो एक्स ही होगा। तो 6 मार्च 2005 को जो हमारा दिन होगा वो x+1 होगा। 5 मार्च को भी जो हमारा दिन होगा वो एक्स ही होगा। ठीक है जी। और 6 मार्च को जो तुम्हारा दिन होगा वो x+1 होगा। अब ये जो x+1 है, मतलब कि 6 मार्च 2005 को जो दिन दे रखा है वो हमें मंडे दे रखा है, वो हमें मंडे दे रखा है। तो मतलब कि x जो था हमारा, वो कुछ और नहीं था, मंडे से एक दिन पीछे। मंडे -1, इसको अगर आप इधर ले आओ तो मंडे -1 मतलब कि मंडे से एक दिन पीछे था। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? मंडे से एक दिन पीछे, संडे। ठीक। तो इसका मतलब कि 6 मार्च 2004 को संडे था। अब इस क्वेश्चन में एक दो रिमार्क्स हैं। पहला रिमार्क तो ये है कि यहाँ पे 2004 ये जो ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है जी। पर यहाँ पे जो हमारी ड्यूरेशन है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि 6 मार्च 2004 से स्टार्ट हो रही है और हम 6 मार्च 2005 तक, मतलब कि ये वाली ड्यूरेशन है हमारे क्वेश्चन की ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब टाइम पीरियड जो है वो ये वाला टाइम पीरियड है। और लीप ईयर की वजह से हमारे पास जो फेब्रवरी का मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं। तो मतलब कि ये जो February 29 है वो इस ड्यूरेशन में, इस अवधि में नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे जो टोटल दिन लिए थे, यहां से लेके यहां तक, वो 365 डेज लिए थे। तो पहला रिमार्क तो ये हो गया। और इसके बाद जो अगला रिमार्क है कि इस क्वेश्चन में जो हमने ऑब्जर्व किया है वो हम इन जर्नल भी देख सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आज 4 सितंबर 2025 है, आज 4 सितंबर 2025 है, और आज हमारे पास जो दिन है वो थर्सडे है। ठीक। तो जो 4 सितंबर
2026 होगा, तो उस दिन हमारे पास क्या होगा? उस दिन ऑब्वियसली नेचुरली हमारे पास फ्राइडे ही होगा, जिस तरह के हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो अगर हम या इसको भी देखना चाहें, तो हम स्टार्ट करेंगे 5 सितंबर से। हम 5 सितंबर 2025 से स्टार्ट करेंगे, तो ये पहला दिन बनेगा। फिर जो 6 सितंबर है, ठीक, 2025, वो सेकंड डे बनेगा। 7 सितंबर हमारा थर्ड डे बनेगा। चलते हुए ये जो ये वाला लास्ट डे है, ये कौन सा दिन बनेगा? ये 365वां दिन बनेगा। ये 365वां दिन बनेगा। एक साल में कितने दिन होते हैं? तो ये 365 को फिर से हम लिख सकते हैं 364 + 1। तो ये 364 तो कंप्लीट 52 वीक्स हो जाएंगे, प्लस एक ऑड डे, एक एक्स्ट्रा डे। तो इस एक्स्ट्रा डे की वजह से 4 सितंबर 2026 को हमारा फ्राइडे होगा। ठीक है जी। तो एक और एग्जांपल अगर हम देखें, कि मान लीजिए 24 जनवरी सपोज इस दिन ट्यूसडे था। ठीक। तो 24 जनवरी इस दिन हमारे पास कौन सा दिन होगा? तो इस दिन हमारे पास थर्सडे होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो 2004 है, ये लीप ईयर है। ठीक है जी। और अब हमारे पास जो 29 फरवरी है, 29 फरवरी, एक एक्स्ट्रा दिन, ठीक, वो इस ड्यूरेशन में आ रहा है। तो अब अगर हम अब फिर से हम 25 जनवरी से स्टार्ट करें, 25 जनवरी 2004, ये हमारा फर्स्ट डे होगा। इसी तरह 26 जनवरी, ये हमारा सेकंड डे होगा। चलते हुए ये जो लास्ट डे होगा, ये हमारा 366 डे होगा। ठीक है जी, क्योंकि अब 29 फरवरी इस ड्यूरेशन में आ रही है, इस अवधि में। ठीक। तो ये अब है हमारे पास 7 × 52 + 2। तो मतलब कि कंप्लीट 52 वीक्स। तो उसके बाद दो ऑड डेज होंगे। तो अब ट्यूसडे के बाद दो ऑड डेज। तो नेक्स्ट डे, ट्यूसडे का नेक्स्ट डे होगा वेंसडे, और वेंसडे का नेक्स्ट डे होगा थर्सडे। ठीक है जी। और ये जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, वो अगर आप एक्चुअल कैलेंडर भी देखें, तो उससे आप एक तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं ये आपसे एक तरह की सजेशन है को कि इनको आप पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें। तो इस क्वेश्चन में 8 फेब 2005 को ट्यूसडे था। अब ये हो सकता है ट्यूसडे ना भी हो एक्चुअल में। ठीक है। ये एक जस्ट रेफरेंस डे के लिए दे रखा है। तो 8 फेब 2004 को कौन सा दिन था? तो अब ये वही चीज हो गई है। तो 8 फेब 2004 को अगर हम मान लें कि एक्स डे था, ठीक, तो उसके बाद हम 9 फेब से स्टार्ट करते हैं। 9 फेब 2004, ये हमारा फर्स्ट डे। 10 फेब 2004 सेकेंड डे। चलते हुए इसी तरह जब हम 8 फेब 2005 तक आएंगे, तो हमारे पास टोटल कितने दिन हो जाएंगे? तो हमारे पास टोटल 366 डेज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब ये 366 क्यों है? ये 7 × 52 + 2। अब ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 29 फेब का जो डे है, ठीक, 29 फेब का, वो इस ड्यूरेशन में आ रहा है। 8 फेब 2004 से लेके 8 फेब 2005 तक इस ड्यूरेशन में 29 फरवरी आ रही है। तो नेचुरल सी बात है कि हमारा जो दिन होगा 8 फेब 2005 को, वो कुछ और नहीं होगा, वो x + 2 ही होगा। वो x + 2। क्यों? क्योंकि 8 फेब को तो हमने कौन सा दिन, 8 फेब 2004 को हमने कौन सा दिन माना था? x। और उसके बाद जब हम 8 फेब 2005 तक आ रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑड डेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब 8 फेब 2005 को हमारा जो दिन होगा वो x + 2 होगा। और ये जो x + 2 है, ये हमें दे रखा है ट्यूसडे। तो x जो होगा वो हमारा ट्यूसडे -2 डेज, मतलब कि ट्यूसडे से 2 दिन पीछे। और अगर हम ट्यूसडे से एक दिन पीछे जाएं तो मंडे, और उससे एक दिन पीछे जाएं तो संडे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें कि फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर अदर देन लीप ईयर, ठीक, अदर देन लीप ईयर है, तो इसका मतलब कि वो अभी भी नॉन लीप ईयर की ही बात कर रहे हैं, नॉन लीप ईयर की। तो अगर फर्स्ट डे को फ्राइडे था, तो लास्ट डे को कौन सा दिन होगा? तो मान लेते हैं कि हमारा जो ईयर है वो 1 जनवरी, हम 2007 ले लेते हैं, ठीक। तो 1 जनवरी 2007 को अगर फ्राइडे था, तो जो 1 जनवरी, 1 जनवरी 2008, इसमें हमारे पास क्या आएगा? इसमें हमारे पास सैटरडे आ जाएगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। तो 31 दिसंबर 2007, जो कि लास्ट डे, जो कि लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, ठीक। तो उस दिन हमारे पास कौन सा दिन था? तो ऑब्वियस सी बात है कि उस दिन हमारे पास फ्राइडे ही था, एक दिन पहले, 1 जनवरी 2008 से पहले 31 दिसंबर 2007, तो फ्राइडे था। और जो 29 फरवरी है, जो कि 2008 के साथ रिलेटेड है, लीप ईयर होने की वजह से, वो इस ड्यूरेशन, इस अवधि में नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो एक बार मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में कोई रेफरेंस डे दे रखा है, ठीक, और अगर हमें आगे मतलब कि कोई किसी दिन का, किसी डेट का कोई डे निकालना है, तो उसमें जेलर्स रूल मत लगाएं, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इस क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व करने की ट्राई करें, ठीक। और इस क्वेश्चन में फिर से जेलस रूल से नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमें रेफरेंस डे दे रखा है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि 8 दिसंबर 2009 को ट्यूसडे ही था, ठीक है जी। तो ये इस बात का जरा ध्यान रखें, ठीक। अगर रेफरेंस डे नहीं दे रखा है, कोई इस तरह का रेफरेंस डे नहीं दे रखा है, फिर अगर हमने ये वाली डेट को दिन निकालना है, मतलब कि इस डेट पे कौन सा दिन था, फिर जेलस रूल लगा लेना चाहिए, ठीक, अदरवाइज नहीं। अब 8 दिसंबर 2006 हम मान लेते हैं कि इस दिन हमारा जो दिन था वो एक्स था। तो ये एक्स, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 7 दिन में से कोई एक हो सकता है। अगर हम अब 9 दिसंबर 2006 से स्टार्ट करें और 8 दिसंबर 2007 तक जाएं, 8 दिसंबर 2007 तक जाएं, तो हमारे पास इस दिन 8 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? X+1, ठीक है जी, X+1। तो अब 8 दिसंबर के बाद हम अगर 9 दिसंबर 2007, मतलब कि 8 दिसंबर 2007 के बाद 9 दिसंबर से स्टार्ट करें, मतलब कि इसको फर्स्ट डे माने, और चलते हुए अब हम ना 8 दिसंबर तक जाएं, 8 दिसंबर 2008 तक जाएं। तो अब हमारे पास कितने दिन होंगे? X+1+2, ठीक। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो 29 फरवरी है, 29 फरवरी 2008, वो इस ड्यूरेशन में आ रहा है, ठीक है जी। ये वाली जो ड्यूरेशन है, 8 दिसंबर 2007 से लेके 8 दिसंबर 2007 से लेके 8 दिसंबर 2008, इस ड्यूरेशन में ये 29 फरवरी आ रही है। तो इसमें हमने 9 दिसंबर 2007 इसको पहला दिन माना, ये पहला दिन होगा। फिर 10 दिसंबर 2007, 2007, ये दूसरा दिन होगा। इसी तरह चलते हुए ये जो 8 दिसंबर 2008 होगा, ठीक। तो इसमें हमारे पास एक्चुअल में 366 डेज होंगे, तो मतलब कि दो ऑड डेज होंगे। तो इसी वजह से X+1+2। और इसके बाद अगर हम 8 दिसंबर तक जाने की कोशिश करें, तो अब हमारे पास कितने ऑड डेज हो जाएंगे? तो X+1+2+1, इतने ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक। तो मतलब कि हर साल का ऑड डे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें कि हर साल का ऑड डे, ठीक। तो 2007 तक हमारा ऑड डे, कितने ऑड डे थे? एक ऑड डे था। 2008 तक दो ऑड डे, ठीक है, 2008 तक दो ऑड डे। और 2009 तक एक और ऑड। अब ये जो X+1+2+1, मतलब कि 8 दिसंबर 2009, ये जो दिन है, जो कि ये है, ये हमें दे रखा है कुछ और नहीं, ये ट्यूसडे दे रखा है। तो मतलब कि X+4, ये ट्यूसडे दे रखा है, ठीक।
तो मतलब कि एक्स कुछ और नहीं, ट्यूसडे से 4 दिन पीछे, ट्यूसडे से 4 दिन पीछे जाएंगे। तो ट्यूसडे से एक दिन पीछे गए मंडे, दूसरे दिन पीछे गए संडे, तीसरे दिन पीछे गए हमारे पास सैटरडे, और फोर्थ डे अगर हम जाएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, फ्राइडे। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। और एक्चुअल में ये क्वेश्चन एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, कृपया इसको ध्यान से करें। अब ये एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कैलेंडर प्रॉब्लम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम जो एक मेथड है सॉल्व करने का वो ये कि हम 1 अप्रैल 2001 इसका दिन निकाल सकते हैं जेलर रूल से। 1 अप्रैल 2001 इसका जो दिन था वो हम निकाल सकते हैं जेलर रूल से। तो उस दिन संडे होगा, ये अब आपके लिए होमवर्क है कि 1 अप्रैल 2001 को संडे है। तो जो 2 अप्रैल होगी उस दिन हमारे पास मंडे होगा। और जो 3 अप्रैल है, ठीक, उस दिन हमारे पास ट्यूसडे होगा। और जो 4 अप्रैल है उस दिन हमारे पास वेंसडे होगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन भी यही है कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 वेंसडे फॉर। तो अब वेंसडे मतलब कि फोर्थ को आया है, तो फोर्थ के बाद वो 11th को आएगा, 11th के बाद 18th और उसके बाद 25th। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगी। तो ये एक वे है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक्चुअल में जो जितने भी एनालिटिकल के क्वेश्चंस हैं तो उनको सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड्स होते हैं। तो अगर आप किसी और मेथड में कंफर्टेबल हैं तो आप उस मेथड से करिए, ठीक। और अगर आपके पास कोई बेटर मेथड है तो वो आप जो चैट बॉक्स है यूट्यूब में मैसेज है तो वहां पे जरूर आप शेयर करें। ठीक है जी। तो एक ये और टाइप है कैलेंडर प्रॉब्लम्स में, फाइंडिंग ईयर्स विद सिमिलर कैलेंडर्स। तो क्वेश्चन है ये कि द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर विच ईयर। वैसे तो सीधा भी मैं आंसर बता रहा हूं 2018। तो पहले इसका मतलब क्या है। मतलब सिंपल है कि जो 2007 का कैलेंडर था, मान लीजिए 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 मान लीजिए अगर मंडे था, तो 1 जनवरी 2018 इस दिन भी मंडे ही था, ठीक। और अगर इसी तरह चलते हुए 31 दिसंबर 2007 मान लीजिए ये, अब क्योंकि ये मंडे है तो यहाँ पे भी ये मंडे ही होगा। तो इसका मतलब कि 1 जनवरी 2000 सॉरी 31 दिसंबर 2018 को भी मंडे ही होगा। हाँ, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दिन मंडे ही था डेट के अकॉर्डिंग, जस्ट एक एग्जांपल है ये। तो मतलब कि 2007 और 2018 आप कोई सा भी डेट ले लें, कोई सा भी मंथ ले लें, चाहे मार्च ले लें, जून जुलाई, कोई भी डेट ले लें। तो मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने 4 मार्च 2017, सॉरी 2007, इस दिन हमारे पास कोई भी दिन था, मान लीजिए वो अगर ट्यूसडे था, ठीक। तो 4 मार्च 2018 इस दिन भी हमारे पास ट्यूसडे ही होगा। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी हमने ऑड डेज ही कैलकुलेट करने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 2007 इसमें कितने ऑड डेज हैं, एक ही है। 2008 में दो हैं, ठीक है। 2009 में एक है। तो ये सिंपल सा ही वही लॉजिक है जो हमने अभी तक सीखा कि 2007 नॉन लीप ईयर है तो इसमें एक ऑड डे है, 2008 में जो लीप ईयर है उसमें दो ऑड डे हैं, तो इसी तरह चल रहे हैं। अब 2007 में एक और डे है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल है कि जो 1 जनवरी 1 जनवरी 2008, ठीक, इस दिन हमारे पास कौन सा दिन आए। तो 2007 में हमारे पास एक और डे है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 जनवरी 2007 को मंडे मान लेते हैं, 1 जनवरी 2007 इसको मंडे मान लेते हैं, हो सकता है ना भी हो। तो 1 जनवरी 2008 इस दिन हमारे पास
ट्यूसडे होगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो उसके बाद 1 जनवरी 2009, इस दिन हमारे पास क्या होगा? ठीक, इस दिन हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो मतलब कि ट्यूसडे और उसके बाद हमारे पास वेंसडे और थर्सडे। इस बात को थोड़ा सा आप समझने की ट्राई करें कि 2007 इसमें एक और डे है, 2007 में एक और डे है, और हम ये मान रहे हैं कि 1 जनवरी 2007 को हमारे पास मंडे था। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2008 को हमारे पास ट्यूसडे होगा, पहले तो ये। अब 1 जनवरी 2008 से लेके जब हम 1 जनवरी 2009 तक जाएंगे तो हम थर्सडे तक आ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 2008 इसमें हमारे पास 2 ऑड डेज होंगे। और फिर से वही बात कि ये जो 29 फेब का दिन है वो इस ड्यूरेशन में हमारे पास आ रहा है, 29 फेब 2008, वो इस ड्यूरेशन में आ रहा है। इस बात को जरा समझने की ट्राई करें। अब 2009 में एक ऑड डे है, तो इसका मतलब कि 1 जनवरी 2010, इसको हमारा कौन सा दिन था? तो इस दिन हमारा फ्राइडे था। तो ये जो शुरू वाले स्टेप्स हैं इनको जरा आप ध्यान से करें। ठीक, तो इसी तरह अब हम चल रहे हैं आगे। तो अब 2010 में एक है, तो इसका मतलब कि 1 जनवरी 2011, इस दिन हमारे पास क्या होगा? सैटरडे होगा। अब यहां पे भी फिर से 1 जनवरी 2012 हमारे पास एक और, मतलब कि संडे। अब इसका मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2013 को हमारे पास ट्यूसडे होगा, 2 एक्स्ट्रा डेज पे। तो अब यहां पे 1 जनवरी 2014 को हमारे पास क्या होगा? फिर से वेंसडे आ जाएगा। और यहां इसका मतलब क्या होगा कि 1 जनवरी 2015, ठीक, इसमें हमारे पास थर्सडे होगा। और इसका मतलब 1 जनवरी 2016 हमारे पास फ्राइडे होगा। और चलते हुए, ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 जनवरी 2017 को हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब कि संडे आ जाएगा। और लास्ट ये जो होगा 1 जनवरी 2018, वो हमारा मंडे होगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें, अब यहां तक हमारे पास, मतलब कि यहां तक हमारे पास मंडे आया ही नहीं था। ठीक, पर हमने क्या अज्यूम किया था कि 1 जनवरी 2007 को हमारे पास मंडे है, 1 जनवरी 2007 को मंडे है। और उसके बाद मंडे कब आया? 1 जनवरी 2018 को। ठीक, तो 1 जनवरी 2007 को हमने मंडे माना था। तो उसके बाद 1 जनवरी 2018 को फिर से हमारे पास मंडे ही आया। तो इसी वजह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2018 है। तो ये तो हो गया इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो अब इसमें अगर आप देखें तो हम और डेज ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2007 के लिए एक है, 8 के लिए दो है, इसी तरह चलते हुए एक 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 एक। और अगर आप इनको ऐड करना स्टार्ट करें, इनका सम लेना स्टार्ट करें, तो अगर आप देखें ध्यान से, 1 + 2 3, 3 + 1 4, +1 5, +1 6, और +2 8। ठीक है जी। और +1 9, और एक 10, फिर 11, और दो 13, और एक 14। तो 14 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ? 14 ऑड डेज, तो इसका मतलब कि इसको हम 2 × 7 + 0, मतलब कि कोई भी ऑड डे नहीं है। 14 ऑड डेज का मतलब क्या है? कोई भी ऑड डे नहीं है। तो इसका मतलब कि 1 जनवरी 2007 को अगर मंडे था, तो 1 जनवरी 2018 को भी मंडे ही होगा। ठीक, तो एक तो ये मेथड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑड डे, तो अगर 7 के मल्टीपल आ रहे हैं, 7, 14, 21, 28, इतने ऑड डेज आ रहे हैं। ठीक है, 7, 14, 21, तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऑड डे नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये एक फैक्ट यहां पे यूज कर रहे हैं। तो ये एक उसके जैसा ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो इसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें।
तो अब ये क्वेश्चन मैं शॉर्टकट की हेल्प से डिस्कस करूंगा। तो ये है इसका शॉर्टकट। पर सबसे पहली बात, ये शॉर्टकट तभी एप्लीकेबल है जब हम ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, जैसे कि 1900 ये सेंचुरी ईयर है, ठीक। 1800 ये एक सेंचुरी ईयर है। 1700, 2000, मतलब कि हम एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में ना जा रहे हैं, ठीक। तो ही ये शॉर्टकट एप्लीकेबल होता है, इस बात का हमको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी देखें कि देखिए हम 2010 से देख रहे हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन, तो हम सेंचुरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसी तरह पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेंचुरी क्रॉस नहीं की थी। अब यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जो लीप ईयर वाला कैलेंडर होता है, ये हर 28 साल के बाद रिपीट हो जाता है। तो इसका मतलब कि अगर 2004 का जो हमारा कैलेंडर था, वो 2032 का कैलेंडर, ये सेम होंगे। इसी तरह इसमें अगर आप 28 साल और ऐड कर दें तो 2060, ठीक। तो इसमें अगर आप +28 करें, ठीक। और इसी तरह इसमें भी आप +28 करें। तो इसी तरह अगर हम चलते जाएं और 28 हम, ठीक, ऐड करते जाएं। पर फिर से यही चीज मैं एक बार फिर से कहूंगा कि सेंचुरी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इन सब ईयर्स का जो कैलेंडर है वो सेम होगा, ठीक। तो इस केस में हमारे पास एक टेबल है। तो लीप ईयर से एक साल आगे, 2 साल आगे, 3 साल और 4 साल अगर आगे जाएंगे फिर से लीप ईयर में आ जाएंगे। तो इसके नीचे आप वैल्यूज दे सकते हैं, 28, 6, 11, 11 एंड 28। अब इन वैल्यूज का मतलब क्या है? तो इनका मतलब ये है, वो रूल यहां पे लिखा हुआ है कि इफ द गिवन ईयर इट इज एट द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मींस यहां पे, मींस वो एक साल आगे है, देन द नेक्स्ट रिपीटेड कैलेंडर ईयर विल बी गिवन, जो भी गिवन है, +6, मतलब कि +6। और अगर इफ गिवन ईयर इज एट सेकेंड पोजीशन, मींस यहां पे है, ठीक, मतलब कि किसी भी लीप ईयर से 2 साल आगे है, तो जो नेक्स्ट रिपीटेड कैलेंडर, मतलब कि जो सेम ही होगा, नेक्स्ट रिपीटेड रिपीटेड कैलेंडर मतलब सेम होगा, वो गिवन ईयर +11 होगा, गिवन ईयर +11 होगा। इसी तरह अगर थर्ड पोजीशन पे है, ठीक, मतलब यहां पे है, तो भी जो नेक्स्ट रिपीटेड कैलेंडर मींस नेक्स्ट सेम कैलेंडर जो होगा, वो गिवन +11 होगा, ठीक है जी। अब चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि यहां पे हमारे पास 2010 है। अब ये जो 2010 है, ये कौन सी पोजीशन पे है? ये एक्चुअल में इस वाली पोजीशन पे है। क्यों है? क्योंकि 2010 से पहले हमारे पास जो लीप ईयर था, जो हमारे पास लीप ईयर था वो था 2008। और उसके बाद अगर हम जाएं तो 2009 नेक्स्ट है। तो उसके बाद जाएं तो 2010, ठीक है जी। तो अब क्योंकि 2010 हमारा सेकंड पोजीशन पे है, मतलब कि लीप ईयर से 2 साल आगे है, तो इसका जो सेम रिपीटेड कैलेंडर होगा वो कब होगा? 2010 +11 होगा, 2010 +11। और वो कितना आ जाएगा? वो आएगा 2021, ठीक है जी। तो ये है इस तरह के क्वेश्चंस का शॉर्टकट। और इसी चीज को अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन में लगाएं, तो तब हमारे पास जो ईयर दे रखा था वो 2007 दे रखा था, ठीक है जी। अब 2007 ये इस पोजीशन पे आता है। क्यों? क्योंकि 2007 से पहले 2004 लीप ईयर था, फिर नेक्स्ट हमारा 2005 है, फिर नेक्स्ट हमारा 2006 है, और फिर 2007। और 2007 इसके बाद जो नेक्स्ट सेम होगा वो कौन सा होगा? +11, मतलब कि 2007 +11, 2018, ठीक। तो इस तरह हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो लीप ईयर का है। तो लीप ईयर के केस में बेसिकली हमारे पास दो तरह के ईयर्स होते हैं। एक तो होते हैं नॉन सेंचुरी ईयर्स,
और एक होते हैं सेंचुरी ईयर्स। अभी सेंचुरी ईयर्स मैं आपको बता के हटाऊं, जैसे कि 1900 एक सेंचुरी ईयर है, 2000 एक सेंचुरी ईयर है, 1800 एक सेंचुरी ईयर है। ठीक है जी। तो ये होते हैं सेंचुरी ईयर। इनके अलावा जो कि जीरो जीरो पे खत्म नहीं होते, नॉट एंडिंग विद जीरो जीरो, ठीक, और उनको हम नॉन सेंचुरी ईयर कहते हैं। और नॉन सेंचुरी ईयर अगर वो चार से डिविजिबल हो, ठीक है जी, तो चार से डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट टू डिजिट्स देखते हैं। लास्ट टू डिजिट्स अगर वो चार से डिविजिबल है, लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है जी, अगर वो चार से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। पर ये होता है नॉन सेंचुरी ईयर्स के लिए। और सेंचुरी ईयर्स के लिए ध्यान से अगर आप पढ़ें और समझें सुने, कि इस केस में 400, 800, 1600, मतलब कि ये वाले जो ईयर है ये लीप ईयर है। और अगर मैं बात करूं 100 की, ठीक है, 200, मतलब पहले 100 साल, अगले 100 साल, ठीक है, 200 साल, 300 साल, ये लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है, तो लिखा हुआ है। बट इन केस ऑफ अ सेंचुरी ईयर, ठीक, सेंचुरी ईयर जो कि जीरो जीरो पे एंड होते हैं, the year will be a leap year only if only if it is divisible by 400। तो ये 400, 800, 1600, 2000, ठीक, ये ही लीप ईयर है। 100, 200, 300, और अगर मैं बात करूं 700, ठीक है, 1900, 1500, अगर इस तरह के सेंचुरी ईयर्स की बात करें तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है जी। अब ये 100, 200, 300 ये लीप ईयर क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो अभी मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट मैं किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन जरूर करूंगा। ठीक है जी। अब जो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है वो ये, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, इट कांट बी मंडे, वेंसडे, ट्यूसडे, और एक्चुअल में ट्यूसडे इज द करेक्ट ऑप्शन। और सीधा मैं अगर आपको एक जर्नल सा रिमार्क दूं कि लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी इट कांट बी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भी, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी भी सेंचुरी, चाहे वो 100 है, 200 है, कोई भी सेंचुरी ले, वो उसका जो लास्ट डे होगा 31 दिसंबर, वो ना तो ट्यूसडे होगा, ना थर्सडे, ना ही सैटरडे, इनमें से कोई एक नहीं हो सकता। ठीक। तो ऐसा क्यों होता है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए जो पहला लॉजिक है वो ये, कि जो फर्स्ट 100 ईयर्स है उनमें 5 ऑड डेज होते हैं। फर्स्ट 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज थे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम पहले 100 सालों की बात करें तो इसमें 24 लीप ईयर थे और 76 नॉन लीप ईयर थे। ठीक। तो अब वैसे तो कोई कहेगा कि देखिए जी 100 है, 100 को अगर मैं चार से डिवाइड करूं तो 25 आना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब कि लीप ईयर आने चाहिए 25, ना कि 24। पर ध्यान रखें कि जैसा अभी मैंने बताया आपको कि ये जो 100 है ये लीप ईयर नहीं माना जाएगा। ठीक। तो पहला लीप ईयर कौन सा माना जाएगा, 4। ठीक। अगला लीप ईयर कौन सा होगा, 8। अगला होगा 12, और चलते हुए 96। ठीक। तो ये टोटल कितने होंगे, ये 24 होंगे, 25 नहीं होंगे। 100 लीप ईयर नहीं है, ये जो ईयर है ये लीप ईयर नहीं है। तो ये पहला हुआ, 4 गुना 1 पहला लीप ईयर। ये दूसरा लीप ईयर, 4 गुना 2 दूसरा लीप ईयर। ये तीसरा लीप ईयर, 4 गुना 3। और ये कौन सा होगा, क्योंकि ये 4 गुना 24 है, तो ये 24वां लीप ईयर होगा, 24th लीप ईयर। बाकी कितने बचे, 76 नॉन लीप ईयर। ठीक, पहली बात तो ये। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एक लीप ईयर में, अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं तो उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक, वही बात, क्योंकि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, और ये होता है 7 × 52 + 2। तो 2 ऑड डेज होते हैं। तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, वो होंगे 24 गुना 2।
ठीक। और इसी तरह नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? एक नॉन लीप ईयर में, एक नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? वन। ठीक है जी। तो 76 जो नॉन लीप ईयर है उनमें कितने ऑड डे होंगे? 76 इंटू वन। तो टोटल कितने ऑड डेज हो गए वो ये होगा। तो इसको अगर आप देखें तो ये 48 प्लस 76, और ये 8 और 6 14, 7 4 11 और एक 12, 124। मतलब कि पहले जो 100 ईयर्स हैं, पहले जो 100 ईयर्स हैं उसमें टोटल कितने हॉट डेज हो गए? 124। पर 124 इसको तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो अगर आप 124 को 7 से डिवाइड करें, ठीक, तो ऑड डेज जैसा कि अभी हमने देखा, पहले भी देखा कि ऑड डेज बेसिकली 0 से लेके 6 के बीच में आएंगे, 0 से लेके 6 के बीच में। तो 124 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7, अगर आप देखें तो ये 119 होता है, तो बचे कितने? 5। तो बेसिकली जो ऑड डेज हैं वो हमारे पास 5। ठीक। तो इसका मतलब कि पहले 100 ईयर्स में टोटल कितने? 5 ऑड डेज होंगे। तो ऑड डेज के लिए, जैसा कि मैंने जब ऑड डेज का कंसेप्ट बताया इसी लेक्चर में इससे पहले, तो यही बताया था कि जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, जैसे हमारी एग्जांपल थी 61, तो उसको 7 से जब डिवाइड किया था हमने तो कितना रिमाइंडर आया था? 5। तो ये हमारे ऑड डेज थे, चाहे 365 हो, 366 हो, ठीक है, जो भी है। तो ऑड डेज किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए जितने भी दिन है हमारे पास उसको 7 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर आता है वो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। और ये बात भी है कि जो हमारे फाइनल नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो कितने होने चाहिए? या तो 0 या 1 या 2 या मैक्सिमम 6 होने चाहिए। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लास्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, मतलब कि फर्स्ट 100 ईयर्स जब खत्म होंगे, तो लास्ट डे हमारा क्या होगा? फ्राइडे होगा। अब ऐसा क्यों होगा? एक्चुअल में यहां पे हम ये मानते हैं कि जो अगर हमारा फर्स्ट ऑड डे था, फर्स्ट ऑड डे उसको मंडे माना जाता है। फर्स्ट ऑड डे वो मंडे माना जाता है। तो सेकेंड ऑड डे हमारा क्या होगा? ट्यूसडे। थर्ड ऑड डे क्या होगा? वेंसडे। फोर्थ ऑड डे क्या होगा हमारा? थर्सडे। और फिफ्थ ऑड डे हमारा क्या होगा? फ्राइडे। ठीक है जी। तो इन सब के पीछे भी एक लॉजिक है। तो अगर टाइम होगा तो मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। अब जो फर्स्ट 200 ईयर्स हैं उसमें कितने ऑड डेज हैं? वैसे तो 10 होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज हैं, अभी हमने डिस्कस किया। पहले 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट 100 ईयर्स है, मतलब कि अब 100 प्लस 100 जो कि फर्स्ट 200 ईयर्स बन जाएंगे, तो वो कितने बनेंगे? 5 प्लस 5, 10। 10 और डेज, जिसको कि 5 इंटू 2 भी लिखा है। पर जैसा कि अभी हमने यहां पे भी किया था, यहां पे भी किया था, और मैंने बताया कि अगर 10 और डेज हैं तो अल्टीमेटली कितने और डेज होंगे? 3 होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 10 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। ठीक है जी। तो 3 और डेज। तो इसका मतलब कि लास्ट डे ऑफ सेकेंड सेंचुरी, ठीक है, लास्ट डे ऑफ सेकेंड सेंचुरी वो क्या था? वो वेंसडे था। फर्स्ट फिर से वही बात कि फर्स्ट ऑड डे यहां पे क्या माना जाता है? मंडे। सेकेंड ऑड डे ट्यूसडे। थर्ड ऑड डे वेंसडे। अब फर्स्ट 300 ईयर्स, ठीक है, उसमें कितने होंगे? 15 ऑड डे होंगे। क्यों? क्योंकि पहले 100 में 5 है ऑड डे, अगले में भी 5 है, अगले 100 में भी 5 है, 100 प्लस 100 200। अब अगले में भी 5 है। ठीक है जी। तो टोटल कितने हो गए? 15। और 15 को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1। मीन्स अल्टीमेटली कितने ऑड डे हैं? 1 ऑड डे। और अगर 1 ऑड डे है तो इसका मतलब कि हमारा लास्ट डे ऑफ थर्ड सेंचुरी, ये आप समझ रहे हो कि लास्ट डे ऑफ थर्ड सेंचुरी फर्स्ट 300 ईयर्स में। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये 31 दिसंबर 299, 31 दिसंबर 299, ठीक, उसकी बात की जा रही है। तो उस दिन हमारे पास क्या था? मंडे था। इसी तरह
31 दिसंबर 199 उस दिन हमारे पास वेंसडे था। और अगर हम बात करें कि 31 दिसंबर 99 उस दिन हमारे पास फ्राइडे था। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट 400 ईयर्स है, मतलब कि फर्स्ट 400 ईयर्स, उसमें यहां पे लिखा है कि जीरो ऑड डे। ठीक, अब जीरो क्यों है? वैसे तो अगर हम अभी जिस तरह का लॉजिक हमने यहां पे लगाया था पहले 300 साल तक, तो उसके हिसाब से हमारे पास फाइव फाइव ऑड डेज पहले 100 साल के लिए, फिर +5 अगले 2 साल के लिए 5 ऑड डेज, और अगले 100 साल मतलब कि 300 के लिए 5। इसी तरह जब हम 400 पे जाएंगे, वैसे तो लिखा होना चाहिए था 5 + 5, जो कि कुछ और नहीं है, 5 × 4, जो कि 20 ऑड डेज होने चाहिए थे। 20 ऑड डेज होने चाहिए थे। पर यहां पे तो जीरो लिखा है। अब ऐसा क्यों? रीजन बड़ा सिंपल है कि देखिए, जो 400 है ये भी अपने आप में एक लीप ईयर है। 100, 200, 300 ये लीप ईयर नहीं है। बट जो 400 है ये तो लीप ईयर है ना। तो इसका मतलब कि हमें एक और दिन इसमें ऐड करना चाहिए। ये जो 20 ऑड डेज है, इसमें एक ऑड डे और आना चाहिए। तो टोटल अब कितने ऑड डेज बन गए? 21 ऑड डेज बन गए। और अगर 21 ऑड डेज है तो अल्टीमेटली फाइनली कितने ऑड डे होंगे? वो कुछ और नहीं, जीरो ही होगा। ठीक है जी। तो क्यों जीरो होगा? क्योंकि 21 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जीरो आएगा। और अगर जीरो और डे है तो इसका मतलब कि हमारा लास्ट डे ऑफ 4th सेंचुरी, कहने का मतलब कि जो 31 दिसंबर 399, वो क्या था? वो कुछ और नहीं, संडे। ठीक, तो फर्स्ट ऑड डे अगर हम मंडे मानते हैं, तो जीरोथ ऑड डे, जो जीरोथ ऑड डे है, ठीक है जी, वो क्या होगा? वो हमारा संडे ही होगा। ठीक, तो एक बात तो यही, और एक यहाँ पे मैं रिमार्क देना चाहूंगा कि ये जो ऑड डेज वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, कि जीरो ऑड डे को संडे मानते हैं, फर्स्ट ऑड डे को मंडे मानते हैं, ये ज़ेलर रूल की जो कोडिंग है उससे डिफरेंट है। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे जो ऑड डे का कंसेप्ट है, जीरो ऑड डे संडे है, फर्स्ट ऑड डे मंडे है, इसी तरह चलते हुए, ठीक, फिफ्थ ऑड डे फ्राइडे और सिक्स ऑड डे सैटरडे है, ये जेलर रूल से डिफरेंट है। जेलर रूल में अगर एच की वैल्यू जीरो आती है तो वो हमारा सैटरडे था, ये ध्यान रखें। ठीक, वहां पे हमने ऑड डे की बात ही नहीं की थी। वहां पे हमने ऑड डे की बात ही नहीं की थी। हाँ, वहां पे भी एच निकालते थे। ठीक, तो पर वहां पे अगर एच की वैल्यू जीरो थी तो सैटरडे, अगर वन थी तो संडे, ठीक है जी, टू थी तो मंडे, इसी तरह चलते हुए हमारे पास वैल्यूज थी। तो ये सेम नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है जी। और अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दिस साइकिल इज रिपीटेड। अब इसका मतलब कि जो 500 साल होंगे, ठीक है जी, तो 500 साल के लिए हम यहां से फिर से यहां पे आ जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट 500 ईयर्स, उसमें कितने होंगे? फिर से 5 ऑड डेज होंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट 600 में कितने होंगे? फिर से ही 3 ऑड डे होंगे, मतलब कि फिर से हमारा लास्ट डे वेंसडे होगा। फिर 700 में हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, फिर से हमारा मंडे होगा। फिर 800 पे यहाँ पे आ जाएंगे तो संडे होगा। तो इसी तरह सेंचुरीज चलती जाएंगी हमारी। ठीक, फिर 900, 1000, 1100 चलते जाए। तो कोई भी लास्ट डे है किसी भी सेंचुरी का, वो या तो फ्राइडे होगा, या वेंसडे होगा, या मंडे होगा, या संडे होगा। तो मतलब कि ना तो ट्यूसडे हो सकता है, ना ही थर्सडे हो सकता है, और ना ही सैटरडे हो सकता है। ठीक है जी। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, कि किसी भी नॉन लीप ईयर के लिए, ये पहले बात ध्यान रखें, तो किसी नॉन लीप ईयर के लिए कौन से दो महीने हैं जिनकी की फर्स्ट डेट महीने के सेम दिन पे ही आती है? ठीक है, तो बेसिकली अगर फर्स्ट डेट सेम डे पे आएगी तो मतलब कि बाकी डेट्स जो होंगी उन 2 महीनों की, वो सेम डे ऑफ द वीक पे ही आएंगी। तो इसका एक आंसर तो ये है कि जनवरी और अक्टूबर,
मतलब कि जनवरी और अक्टूबर, अगर आप यहाँ पे देखें मेंशन्ड है जनवरी अक्टूबर, तो इनकी जो डेट्स होती है वो सेम डे पे होती हैं। आप कोई सा भी नॉन लीप ईयर चेक कर सकते हैं। तो क्यों होता है, तो बेसिकली हम जनवरी से लेके सितंबर, मतलब कि 1 जनवरी इसको इंक्लूड करते हुए जो सितंबर है 30 सितंबर तक अगर हम काउंट करें, ठीक, तो टोटल कितने दिन बनते हैं। तो देखिए जनवरी में 31 डे, 31 डेज होते हैं, फेब में 28, मार्च में 31, चलते हुए सितंबर में टोटल 30 डेज होते हैं। तो टोटल ये बन गए 273। अब 273 को, ये 39 वीक्स, मतलब कि ये 39 × 7 + 0, मतलब ये 273 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास 0 ऑड डे। अगर कोई भी ऑड डे नहीं है, इसका मतलब सेम वीक डे का। ठीक है जी। तो ये एक पेयर है, मतलब कि पेयर ऑफ मंथ्स जिनका सेम डेट सेम डे पे आती है, जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च एंड नवंबर। ठीक है जी। इसी तरह अप्रैल एंड जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। ठीक है जी। बट ये सारे के सारे नॉन लीप ईयर के लिए होते हैं। और अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर की बात करें, तो उसमें हमारे पास जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। ठीक है जी। जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई, इनका जो सेम डेट होती है, सेम डे पे ही दे स्टार्ट एट सेम डे। ठीक है जी। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और लीप ईयर के लिए भी आप वैसे ही करेंगे जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया है, तो वैसे ही आप लीप ईयर के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने जो रॉन्ग मेथड्स हैं सॉल्व करने के, वो देखे हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो if we suppose that the 60th Independence Day of India was on Thursday, तो 85th इंडिपेंडेंस डे वो किस दिन आएगा। तो इसमें सबसे पहली बात, जो हमारा 60th इंडिपेंडेंस डे था, वो बेसिकली हमारा 15th अगस्त 2006 को था। मतलब कि 15 अगस्त 2006 को क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है थर्सडे दे रखा है। अब फिर से वही बात कि ये एक रेफरेंस के लिए दे रखा है। ठीक। तो एक्चुअल में 15 अगस्त 2006 में ट्यूसडे था, आप अगर आप कैलेंडर भी चेक करें, ठीक, थर्सडे नहीं था। तो ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए दे रखा है हमें। ठीक। तो यहाँ पे जेलर रूल नहीं लगाना हमने। तो सबसे पहले इसमें ये कि जो हमारा 60th इंडिपेंडेंस डे था वो 2006 क्यों था, 15 अगस्त 2006। देखिए, जब हम 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं, ठीक, तो वो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था, वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था। ठीक। और सेकंड इंडिपेंडेंस डे वो कब था हमारा, वो था 15 अगस्त 1948। ठीक। अब ये जो 1947 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1947 + 0, और इसको मैं लिख सकता हूं 1947 + 1। ठीक। तो इसी तरह जो थर्ड इंडिपेंडेंस डे था, वो हमारा था 15 अगस्त 1949, और इसको हम लिख सकते हैं 1947 + 2। और जो फोर्थ इंडिपेंडेंस डे था, वो था 15 अगस्त 1950, और इसको लिखेंगे 1947 + 3। तो इसका मतलब कि अगर फोर्थ इंडिपेंडेंस डे देखना है तो 1947 + 3। अगर थर्ड इंडिपेंडेंस डे देखना है तो 1947 + 2। अगर सेकेंड इंडिपेंडेंस डे देखना है तो 1947 + 1। और यहां पे हम कौन सा देख रहे हैं, 60th इंडिपेंडेंस डे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1947 + 59, एक कम। और अगर आप ये देखें तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 15 अगस्त 2006। और इसी तरह जब हमने 85th इंडिपेंडेंस डे देखना है, 85th, तो उसके लिए
तो 85th इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1947 में 84 ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप 18 ऐड करेंगे तो आप 2031 पे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो पहला तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें भी मैंने गलतियां होती देखी। ठीक। क्योंकि कभी कभी मैंने ये देखा है कि 1948 इसको 1 अगस्त ले लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ले लिया जाता है। 1950 अगस्त 1948 इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे लेते हैं। अगर उस हिसाब से चले तो 2007 वो हमारा 60th इंडिपेंडेंस डे आएगा, 60th। ठीक। तो यहां से भी एक गलती होती है। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि 85th इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि 15 अगस्त 2031, 15 अगस्त 2031 को कौन सा दिन था। और गिवन हमें क्या है कि 15 अगस्त 2006 को हमारे पास थर्सडे था। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें एक बार फिर से जेलर रूल मत लगाइएगा, क्योंकि अगर जेलर रूल लगाते हैं तो गलत आएगा, क्योंकि एक्चुअल में 15 अगस्त 2006 को ट्यूसडे था, थर्सडे नहीं था। ठीक। यहाँ पे एक रेफरेंस डे दे रखा है, तो जेलर रूल नहीं लगेगा। इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड हैं। तो एक मेथड तो जो कि लॉन्ग मेथड है वो ये कि 15 अगस्त 2006 को थर्सडे था, तो 15 अगस्त 2007 को फ्राइडे होगा, और 15 अगस्त 2008 को संडे होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 29 फरवरी 2008, ठीक, लीप ईयर वाला दिन है, वो इस ड्यूरेशन में आ रहा है। ठीक। तो 2 दिन ऑड डेज होंगे, तो इसी वजह से फ्राइडे के 2 दिन बाद संडे। ठीक। मतलब कि जो कंसेप्ट अभी तक हम देख रहे थे वही यूज करना है। तो 15 अगस्त 2009 इस दिन मंडे होगा, क्योंकि एक ऑड डे है। और 2006 से लेके 2007 यहाँ पे भी एक दिन ही था, क्योंकि एक ऑड डे। और इसी तरह अगर हम चलते जाएं तो 15 अगस्त 2031 ये संडे होगा। ठीक। तो एक तो ये मेथड है, पर ये काफी लेंथी मेथड है। अब इसका जो एक शॉर्टकट है वो ये कि टोटल हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो 85 - 60, मतलब कि टोटल 25 साल की ड्यूरेशन है। ठीक। और इन 25 सालों में 6 लीप ईयर होंगे और बाकी के 19 नॉन लीप ईयर होंगे। ठीक। 6 लीप ईयर कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? 25 को हम 4 से डिवाइड कर लें, और इसकी बाद में हम फ्लोर वैल्यू देखें, वो 6 आएगी। ठीक। वैसे भी हम देख सकते हैं कि 2006 अगर यहां से स्टार्ट करें तो 2008 पहला लीप ईयर होगा, फिर 2012, ठीक है जी, फिर 2016, फिर 2020, फिर 2024, और लास्टली 2028। वैसे तो इसके बाद 2032 आएगा, पर 32 तक हमने नहीं जाना, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर है 2031। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 6 लीप ईयर है। 6 लीप ईयर है तो बाकी कितने हैं? 19। 19 नॉन लीप ईयर है। तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। तो टोटल कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 6 × 2 12। 6 × 2 12। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है। और एक नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? एक। तो टोटल कितने ऑड डेज हो गए? 19 × 1। तो टोटल कितने ऑड डेज हो गए? 12 - 19 31। 31 ऑड डेज हो गए। अब 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, और अगर 31 को हम 7 से डिवाइड करें, 31 इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 7 + 3। तो मतलब कि अल्टीमेट फाइनल ऑड डेज कितने हैं? 3 हैं। ठीक है जी। 3 ऑड डेज हैं। और अगर मैं थर्सडे से स्टार्ट करूं तो जो पहला ऑड डे है वो कौन सा होगा? पहला ऑड डे फ्राइडे होगा। सेकंड ऑड डे कौन सा होगा? वो सैटरडे होगा। और तीसरा ऑड डे कौन सा होगा? संडे होगा। इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो संडे। अब ध्यान से देखें कि 15 अगस्त से हमने स्टार्ट किया था, जो 2006 से।
तो उस दिन थर्सडे था। ठीक, उसके बाद जो फर्स्ट ऑड डे आया फ्राइडे, नेक्स्ट ऑड डे सैटरडे, और नेक्स्ट ऑड डे संडे। तो एक ये शॉर्टकट है। एक और मेथड भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो इतना शॉर्टकट नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसमें हम ये वाला टेबल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 15 अगस्त 2006, इस दिन हमें थर्सडे दे रखा है। और ये जो 2006 है, ये इस पोजीशन पे आता है +2। क्यों? क्योंकि 2006 से पहले 2004 एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे +2 आएगा। तो इसका मतलब कि 2006 और इसमें ऐड करें 11, तो मतलब 2017। तो 15 अगस्त 2017, इस दिन भी थर्सडे ही होगा, इस दिन भी थर्सडे ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2006 और 2017, इनका जो कैलेंडर है वो सेम होगा। ठीक, अब ये जो 2017 है, ठीक, वो कौन सी पोजीशन पे आता है? वो इस पोजीशन पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2017 से पहले 2016 एक लीप ईयर है, तो यहां पे हमारे पास 2017 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि +6 करेंगे इसमें अगर हम, तो यहाँ पे 15 अगस्त 2023, ठीक, इस दिन भी हमारे पास थर्सडे ही होगा। फिर से वही कि 2017 और 2023 का जो कैलेंडर है वो सेम होगा। अब 2023 जो है वो इस पोजीशन पे आ रही है। क्यों? क्योंकि 2023 से पहले जो 2020 है, ठीक, वो लीप ईयर है 2020। तो यहाँ पे +3, तो इस पोजीशन पे है। तो 2023 में अगर हम 11 ऐड कर दें, 2023 +11, तो हम पहुंच जाएंगे 2034 तक। अब 2034 तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि हमने जाना है 2031 तक। तो अब हम क्या करें? तो अगर आप ध्यान से देखें कि 15 अगस्त 2023, इस दिन हमारे पास थर्सडे है। ठीक है जी। तो अब 15 अगस्त 2024, इस दिन हमारे पास क्या होगा? ऑब्वियसली इस दिन हमारे पास सैटरडे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 29 फरवरी 2024, वो 2024 वो इस ड्यूरेशन में आ रही है। ठीक है, लीप ईयर है 2024। तो 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे जो और डेज हैं। तो थर्सडे +2 दिन सैटरडे। इसी तरह 15 अगस्त 2025, तो यहाँ पे तो एक ही दिन ऐड होगा, संडे आ जाएगा। इसी तरह 15 अगस्त 2026, इसमें भी एक दिन ही ऐड होगा, तो मंडे आएगा। अब 2027, इसमें भी एक ही दिन ऐड होगा, तो यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा। और जब हम 2028, 15 अगस्त 2028 पे आएंगे, तो 2 दिन ऐड होंगे। ठीक, तो अब हमारे पास थर्सडे आ जाएगा। अब इसी तरह 15 अगस्त 2029, ठीक, तो इसमें भी एक दिन ऐड होगा, तो फ्राइडे आ जाएगा। 2030, 15 अगस्त 2030, सॉरी 30, तो हमारे पास सैटरडे आएगा। और 15 अगस्त 2031, हमारे पास संडे आ जाएगा, जैसा कि अभी हमने पहले भी यही आंसर निकाला था। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करना चाहता था। तो धन्यवाद आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं हम अब अगले लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है जी।